नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। इस वक्त फिर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कोरोना सबसे बड़ा इस वक्त खतरा है और इस खतरे से बचने के लिए सिर्फ मास्क सबसे बड़ा हथियार है। सबसे अपील कर रहे हैं हम, मास्क जरूर पहनें। हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। अब घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का और वक्त आज स्पेशल 100 बात की एक बात का। बंगाल में टीएमसी ने पिछली बार से ज्यादा सीटों पर कब्जा करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी, तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन ने एआईएडीएमके गठबंधन को हरा दिया। बंगाल में सिर्फ नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी को आखिरी वक्त तक चले कांटे की टक्कर में शुवेंदु अधिकारी ने पछाड़ दिया। असम में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में वापसी की, तो केरल में करीब 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लेफ्ट गठबंधन ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। और ओडिशा के साथ हरियाणा में भी कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तमाम कोशिश के बाद भी टीएमसी सत्ता में लौटने में कामयाब रही और राज्य में पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि पश्चिम बंगाल की 292 सीटों में टीएमसी ने 214 सीटें अपने खाते में डालकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार उसे 3 सीटों का फायदा हुआ, जबकि उम्मीदवारों के निधन की वजह से बंगाल की 2 सीटों पर अभी चुनाव नहीं हुआ है। वहीं धुआंधार प्रचार के बावजूद बीजेपी दहाई के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाई और 75 सीटों तक सिमट गई। हालांकि पिछली बार बीजेपी केवल 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, तो उस हिसाब से इस बार उसे 72 सीटों का बड़ा फायदा हुआ। लेकिन इस चुनाव में लेफ्ट को भारी नुकसान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में उसके खाते में 32 सीटें थी, लेकिन इस बार वो केवल 1 सीट पर सिमट कर रह गई, यानी लेफ्ट को सीधे 31 सीटों का नुकसान हुआ। जबकि लेफ्ट के साथ गठबंधन करके भी कांग्रेस अपनी नैया पार नहीं लगा पाई और पिछली बार 44 सीटें जीतने वाली कांग्रेस का इस बार खाता तक नहीं। हालांकि अंतिम नतीजे आने तक इन आंकड़ों में मामूली फेरबदल हो सकता है, लेकिन दिन के वक्त चुनाव नतीजों में बढ़त बनती देख पश्चिम बंगाल के आसनसोल और कोलकाता समेत कई शहरों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का मजाक उड़ाते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद किसी भी तरह के जश्न और जुलूस पर रोक लगाई। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। कोलकाता में टीएमसी समर्थकों ने न केवल भीड़ जुटाकर जश्न मनाया, बल्कि कुछ इलाकों में जुलूस भी निकाला। चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस दी गई थी, उसका उल्लंघन है और इसके अलावा यहाँ पर ये विजय जुलूस निकाला जा रहा है। जीत के जश्न में डूबे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह भूल गए। कई लोगों ने तो मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा। हद तो तब हो गई जब कई लोग अपने छोटे बच्चों को बिना मास्क पहनाए भीड़ के बीच ले आए। कोलकाता में जिस जगह ये भीड़ जुटी वहां पुलिस के कई जवान भी नजर आए, लेकिन वो भी चुपचाप खड़े होकर कोरोना महामारी के बीच लोगों की लापरवाही को देखते रहे। कोलकाता की सड़कों के अलावा वहां के कई मोहल्लों में भी लोगों ने जश्न मनाया और भीड़ जुटाकर उन इलाकों में भी कोरोना संकट को दावत दी गई। जीत के जश्न में डूबे टीएमसी कार्यकर्ताओं की लापरवाही की तस्वीरें आसनसोल से भी सामने हैं। जहां पुलिस की मौजूदगी में बीच सड़क पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। हाथों में पार्टी के झंडे लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जरा भी परवाह नहीं की। एक पुलिसकर्मी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने पुलिस को भी अनसुना कर दिया। कोरोना संकट में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, लेकिन इन लोगों ने उस बात को भी पूरी तरह भुला दिया। आसनसोल के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीरों में भी टीएमसी के समर्थक भीड़ जुटाकर नारेबाजी करते नजर आए। शहर के बाकी कई इलाकों में भी बीच सड़क पर आतिशबाजी कर लोगों ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखाया, जिसके बाद लोगों की इन हरकतों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि वोटों की गिनती के दौरान कुछ राज्यों में
जश्न मनाए जाने का चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है और 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर जश्न मनाने वाले लोगों पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन इलाकों से जश्न के वीडियो सामने आए उन इलाकों के थाने के दारोगा को भी सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए और मुख्य सचिवों से कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत चुनाव आयोग को सौंपने को कहा गया। सौभाग्य की एक बात यह कि हमको जिस बात के लिए मना किया जाए वो काम हम जरूर करते हैं। चुनाव आयोग की पाबंदी तो दूर, पश्चिम बंगाल में जीत का जश्न मनाने वाले टीएमसी कार्यकर्ता अपनी नेता ममता बनर्जी की अपील को भी भूल गए और उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उनकी जीत जितनी बड़ी है, महामारी का संकट उससे कहीं ज्यादा बड़ा। कोरोना संकट के बीच यूपी में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान कुछ जिलों के काउंटिंग सेंटरों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसकी एक तस्वीर हाथरस जिले से सामने आई। वहां के एक मतगणना केंद्र पर लोगों का ऐसा हुजूम इकट्ठा हुआ कि पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। इस कार्रवाई से बचने के लिए मतगणना केंद्र पर भगदड़ मच गई। पुलिस के इस एक्शन से पहले वहां पर लोगों के बीच मतगणना केंद्र के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की होती दिखी। इन सब के बीच ऐसी जल्दबाजी नजर आई कि किसी को भी कोरोना का ख्याल नहीं रहा। हालांकि इस दौरान वहां पर एक पुलिस वाला नजर आया जो इस भीड़ के आगे बेबस दिखा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें फिरोजाबाद की जसराना मंडी में मौजूद काउंटिंग सेंटर से भी सामने आईं। वहां पर लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि पुलिस को मतगणना शुरू होने से पहले ही लाठीचार्ज करना पड़ गया। फिर तो लोग पुलिस के डंडों से बचने के लिए जान बचाकर भागते नजर आए। खबर है कि इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। कमोबेश ऐसे ही हालात कन्नौज के भी एक मतगणना केंद्र पर दिखे, जहां प्रत्याशी और उनके समर्थक जान जोखिम में डालकर पास में मौजूद रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आए। पुलिस ने इन लोगों को पहले तो समझाया, लेकिन जब ये नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हम अब आपको अंतिम बार बता रहे हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हैं। जाओ सब लोग जाओ उधर। इस दौरान जो लोग अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर भागे, पुलिस वालों ने उनकी हवा निकाल दी। सौभाग्य की एक बात यह कि अति उत्साह में हम लोगों की आदत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो जाती है। पंचायत चुनाव के नतीजे मीडिया, सोशल मीडिया नहीं तो जीते उम्मीदवारों से गांव तक पहुंची जानी चाहिए। फिर भी हम आप जैसे लोग काउंटिंग सेंटर पर टूट पड़े। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। 4 दिन पहले अपनी संसद की तरफ कूच करने के बाद इस बार सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सीधे राष्ट्रपति को ही अपने निशाने पर ले लिया और राजधानी बोगोता के एक बेहद पॉश इलाके में मौजूद उनके निजी आवास पर धावा बोलने निकल पड़े। टैक्स बढ़ाने की बात पर भड़के लोग जोरदार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते दिखे। कुछ जगह तो प्रदर्शनकारी पुलिस को उकसाते भी नजर आए, लेकिन फिर पुलिस ऐसे एक्शन में आई कि उसने ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। सामने नजर आना ही बंद हो गया। दम घुटने लगा तो प्रदर्शनकारी भी अपनी मांगों को भूल गए और भाग खड़े हुए। असल में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कोरोना काल में अपने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त से निकालने के लिए टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन वहां जनता इस बात पर आग बबूला है कि महामारी में वैसे ही उनके खाने के लाले पड़े हैं और सरकार है कि उनकी जेबों पर डाका डालने पर तुली है। सौभाग्य की एक बात यह कि कोरोना की वजह से कोलंबिया की जीडीपी पिछले साल करीब 8 पॉइंट गिरी और इस बार 8.5 पॉइंट से ज्यादा और गिरने की आशंका है। उसी से निपटने के लिए वहां की सरकार टैक्स की दर बढ़ाना चाहती है और कंगाली में आटा गीला होने की चिंता से वहां के लोग भड़क गए। असम में बीजेपी की जीत पर समर्थकों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। असम में बीजेपी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जिसकी खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर साफ नजर आई। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश की वजह से सड़कों पर जीत का जश्न तो नहीं दिखा, लेकिन गुवाहाटी के बीजेपी मुख्यालय में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। सामने आई तस्वीरों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई देते दिखे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी दोबारा मौका देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। सब जनता की जो आशीर्वाद, सहयोग की वजह से हुआ है। इससे पहले वो डिब्रूगढ़ में मतगणना वाली जगह पर भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, क्योंकि असम में उनकी अगुवाई में बीजेपी ने एक बार फिर बाजी मार ली। असम में 126 विधानसभा सीटों में, जिनमें 75 सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने कब्जा जमाया। यानी असम में बहुमत का आंकड़ा 64 है और बीजेपी इसे आसानी से पार करती दिख रही है।
पिछली बार भी उसके गठबंधन ने 74 सीटें जीती थी और इस तरह उसे 1 सीट का फायदा भी हुआ। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो इस बार 50 सीटें उसको मिलती दिख रही हैं, जबकि पिछली बार उसके हिस्से में 51 सीटें आई थी, यानी इस बार उसे 1 सीट का नुकसान हुआ। लेकिन अगर उन सीटों की बात करें जहां मुस्लिम समुदाय के वोटर निर्णायक थे, तो वहां कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटों का फायदा हुआ, क्योंकि असम में मुस्लिम वोटरों के प्रभाव वाली 56 सीटों में कांग्रेस गठबंधन को 42 सीटें मिली, जबकि पिछली बार उसे इनमें 33 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी गठबंधन इन 56 सीटों में 14 सीटें ही जीत सका और उसे पिछली बार की तुलना में 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अंतिम नतीजे आने तक इन आंकड़ों में मामूली फेरबदल हो सकता है। सौबात की एक बात यह कि असम में कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन करने की वजह से बीजेपी की राह आसान कर दी, क्योंकि बीजेपी ने इसे मुस्लिम समुदाय के वोट की लालच बताकर हमला किया और गैर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के पक्ष में हो गया। असम के नतीजों का संकेत यही है, जहां कांग्रेस गठबंधन ने जो 50 सीटें जीती, उनमें 42 मुस्लिम समुदाय के असर वाली सीटें। फ्रांस से मदद की खेप दिल्ली पहुंच गई। फ्रांस का एक विमान मेडिकल उपकरण लेकर दिल्ली पहुंचा। फ्रांस सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बतौर मदद ये चीजें भारत भेजी। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार को छुट्टी मिल गई। वो डॉक्टरों की सलाह पर रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले उपकरणों की कालाबाजारी का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। आरोप है कि ये दोनों इस मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों से इन चीजों के लिए मोटी कीमत वसूलते थे। 10,000 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी बाजार की कीमत केवल 1300 रुपए है। महेंद्र सिंह धोनी ने चेतक नाम का एक घोड़ा खरीदा। उनकी पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। इस वीडियो में चेतक धोनी के कुत्ते के साथ खेलता दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी को मिली कामयाबी के बीच आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार तपस रॉय की गाड़ी पर हमला किया गया। इस हमले का आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें जश्न में डूबे टीएमसी समर्थक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हाथ मारते दिखे। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और गाली गलौज करते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। इस बीच जैसे तैसे बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय वहां से निकलने में कामयाब रहे। जिस सड़क पर यह हंगामा हुआ, वहां पर बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक पार्टी का झंडा लिए नजर आए। ये हाल वहां तब था जब चुनाव आयोग ने जीत के जश्न पर रोक लगा रखी, मगर टीएमसी समर्थक कोरोना निर्देशों का मखौल उड़ाते हुए जश्न में डूबे दिखे। न तो उनके बीच में 2 गज की दूरी थी और न ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आए। जामुरिया सीट पर टीएमसी उम्मीदवार हरेराम सिंह ने 7,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय को हराया। सौबात की एक बात यह कि चुनाव प्रचार और वोटिंग के दौरान हिंसा गलत होते हुए भी हम आप बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि वो चुनावी गर्मी हमारे दिलो दिमाग पर हावी रहती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर विरोधी पर हमले करेंगे तो इससे राजनीति और समाज में नफरत का जहर घुल जाएगा। जी का जंजाल बने कुर्द विद्रोहियों को चारों खाने चित करने के लिए तुर्की की सेना ने पड़ोसी देश इराक में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। तुर्की में अपने लिए एक आजाद राज्य के लिए कुर्द लड़ाकों ने पिछले करीब 4 दशक से वहां की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और उत्तरी इराक में अपने ठिकानों से वो तुर्की पर हमले करते रहे। इसलिए एक हफ्ता पहले तुर्की ने भी कुर्द लड़ाकों को ठिकाने लगाने के लिए मोर्चा खोल दिया। रात के घुप अंधेरे में तो तुर्की के हेलीकॉप्टरों ने विद्रोहियों पर बम बरसाए ही, दिन के उजाले में भी उन्होंने चैन नहीं लिया। सामने आई तस्वीरों में सुबह सुबह पहाड़ों पर जबरदस्त बमबारी होती नजर आई। आसमान में तुर्की के कई हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए और जगह जगह धुआं उठता दिखा। लेकिन तुर्की और कुर्द लड़ाकों के बीच छिड़ी इस लड़ाई में इलाके के लोगों का जीना हराम हो गया। कुर्द विद्रोहियों और तुर्की की सेना के बीच 1980 के दशक से चल रही जंग में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सौबात की एक बात यह कि पश्चिम एशिया के इराक, सीरिया, ईरान और तुर्की में कुर्द समुदाय की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, जो अलग कुर्दिस्तान देश बनाने के लिए अपने अपने इलाकों में जंग लड़ रहे हैं। तुर्की में कुर्द विद्रोह पनपने की आशंका दिखी तो तुर्की ने इराक में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर जमीन और आसमान से एक साथ हमला कर दिया। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी सीटें बचाने में सफल रही। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि सुजानगढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल ने बीजेपी उम्मीदवार खेमाराम को
शिकस्त दी। इसी तरह सहाड़ा सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी ने जीत दर्ज की और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रतनलाल जाट को बड़े अंतर से हराया। ये दोनों सीटों पर पहले भी कांग्रेस के पास, ये दोनों सीटें पहले भी कांग्रेस के पास थीं और उपचुनाव में भी कांग्रेस अपनी सीटें बचाने में सफल रही। सुजानगढ़ सीट कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल की मौत से खाली हुई थी और पार्टी ने उनके बेटे मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी की कोरोना से मौत पर सहाड़ा सीट खाली हुई थी और पार्टी ने उनकी पत्नी गायत्री देवी को मौका दिया। उधर राजसमंद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा को हराकर जीत दर्ज की। राजसमंद सीट पहले भी बीजेपी के पास थी और उपचुनाव में उसे फिर से जीत मिली। ये सीट बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी की कोरोना से निधन पर खाली हुई, जिसके बाद पार्टी ने उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दी। यानी राज्य की तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव में जमकर इमोशनल कार्ड चला और कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के किलों को भेद नहीं पाए। हार के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग शुरू हो गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई। पहला प्रयास ये होना चाहिए, पहला निर्णय ये होना चाहिए कि तत्काल राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। मगर मौके की ताक में बैठी बीजेपी ने निरुपम की इस मांग के बहाने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठा दिया। राहुल गांधी कांग्रेस को उभारी दे सकते हैं, मुझे जरा भी नहीं लगता। भोपाल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस सेवा के शुरू होने से लोग अब अपनी गाड़ियों में बैठकर ही कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए एक नया वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ये कदम उन लोगों के लिए उठाया गया जो टीका लगवाने के लिए अस्पताल जाने से डरते हैं। बताया गया कि बिहार में सासाराम के सरकारी अस्पताल में 5 वेंटिलेटर रखे हुए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कोई वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं मिला, न कोई है। यूरोप के देश बेल्जियम से एक विमान 9000 रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर हुई कड़ी टक्कर में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। इस सीट पर दोनों के बीच वोटों की गिनती के आखिरी राउंड तक जंग चली, लेकिन अंत में शुवेंदु अधिकारी ने 1500 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। नंदीग्राम का संग्राम हारने के बाद ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई। इस बार वो व्हीलचेयर पर बैठकर नहीं आई, बल्कि अपने पैरों पर चलते हुए बाहर निकली। बताया गया कि ममता बनर्जी के पैर का प्लास्टर कट चुका है। ममता ने नंदीग्राम की हार को स्वीकार किया और बंगाल में पार्टी की बड़ी जीत पर खुशी जताई। Let the Nandikam people, whatever they have given the verdict, I accept that. शुरुआती रुझानों में शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे थे। आखिरी राउंड से ठीक पहले दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ 6 वोटों से पीछे चल रही थी। आखिरी राउंड में शुवेंदु ने ममता को मात देते हुए नंदीग्राम का किला जीत लिया। शुवेंदु अधिकारी 1,09,673, ममता बनर्जी 1,07,937। ममता की हार पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ममता के चुनाव हार जाने को टीएमसी की हार बता दिया। लेकिन शुवेंदु अधिकारी के लिए भी ये जीत आसान नहीं रही। ममता बनर्जी ने पिछला विधानसभा चुनाव भवानीपुर सीट से जीता था, लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी की चुनौती पर वो नंदीग्राम की सीट से खड़ी हुई और वहां उन्होंने शुवेंदु को कड़ी टक्कर दी। नंदीग्राम से पिछली बार टीएमसी के टिकट पर शुवेंदु अधिकारी 80,000 से ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीते थे और इस बार चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने शुवेंदु को नंदीग्राम से ही टिकट दिया और उनके सामने ममता बनर्जी ने भी ताल ठोकी। हालांकि नंदीग्राम को टीएमसी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसके बाद भी ममता अपनी सीट नहीं जीत पाई। वोटों की गिनती के आखिरी राउंड तक वहां मुकाबला दिलचस्प बना रहा और 1700 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर शुवेंदु ने टीएमसी के किले में सेंध लगा दी। 100 बात की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम के आसपास की लगभग 30 सीटों पर शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार के दबदबे का अंदाजा ममता बनर्जी को भी था। इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया ताकि शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम तक सीमित रख सकें। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों से साफ भी हुआ कि ममता का दांव सही लगा, इसीलिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी हार को भी खुशी खुशी कबूल कर लिया। मजदूर दिवस पर जर्मनी और फ्रांस में मजदूरों के हक में बेहतर सुविधाओं के लिए जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम इकट्ठा हो गया और वहां मौजूद पुलिस को तितर बितर करने के लिए धुएं के गोले फेंकने लगा।
लेकिन भारी तादाद में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को काबू में रखने के लिए पुलिस भी तैयार नजर आई और हाथों में शील्ड पकड़े पुलिस लोगों को उग्र होने से रोकते दिखी। हालांकि सरकार और प्रशासन से नाराज लोग पुलिस से हल्की धक्का मुक्की करने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे आगे सुरक्षा कवच बनाकर चलती पुलिस ने लोगों को ज्यादा हिंसक होने से रोक दिया। पेरिस ही नहीं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी मजदूर दिवस पर नस्लवाद और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए लोग सड़क पर उतरे और नस्लवाद के खिलाफ नारे लगाते हुए सैकड़ों की तादाद में उमड़े प्रदर्शनकारी बड़े बड़े झंडे थामे मार्च निकालते नजर आए। इस दौरान सड़कों पर नारेबाजी, तालियों की तड़तड़ाहट और आतिशबाजी सुनी जा सकती थी। हालांकि लोगों का प्रदर्शन करने का इरादा पहले ही भांप चुकी पुलिस यहां भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई और प्रदर्शन को बेकाबू होने से रोकने में कामयाब रही। सौभाग्य की एक बात यह कि फ्रांस में मजदूर दिवस पर प्रदर्शन में काला मास्क और पीली जैकेट पहने प्रदर्शनकारी भी शामिल थे, जो ब्लैक ब्लॉक और येलो वेस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। हिंसक प्रदर्शन के लिए दशकों से बदनाम इन प्रदर्शनकारियों ने इस बार भी हंगामा किया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। तमिलनाडु में चुनाव जीतने की खुशी में डीएमके के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने विजय जुलूस या जश्न मनाने पर रोक लगा दी। लेकिन जीत की खुशी में डीएमके के कार्यकर्ता सब कुछ भूल गए। समर्थकों ने चुनाव आयोग के आदेश को ताक पर रख दिया और कोरोना के खतरे के बीच जमकर जश्न मनाया। चेन्नई में डीएमके के मुख्यालय के सामने से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें डीएमके के समर्थक दिवाली मनाते दिखे। सड़क पर जमकर आतिशबाजी की गई। जीत की खुशी में लोग जमकर थिरकते नजर आए। ऐसा लगा जैसे वो कोरोना को पूरी तरह भूल चुके हों। इस दौरान ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही वहां मौजूद थे। जरूरी दूरी के नियमों की तो धज्जियां ही उड़ा दी गईं। खुशी में लोगों ने मिठाई बांटी और एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाई। जिस पुलिस पर नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी थी, भीड़ में वो खुद ही फंस गई। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को ही घेर लिया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक दूसरी जगह से भी सामने आई। वहां बड़ी तादाद में महिलाएं खुशी में झूमती दिखी। ये महिलाएं भी जीत के जश्न में कोरोना से बिल्कुल बेपरवाह नजर आईं। हालांकि इस बार करुणानिधि और जयललिता जैसे दिग्गजों के बिना लड़ा गया ये चुनाव कई मायनों में खास था, क्योंकि डीएमके की कमान करुणानिधि के बेटे स्टालिन के हाथ में, जिन्होंने अपनी पहली ही परीक्षा में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उनकी अगुवाई में डीएमके के गठबंधन ने तमिलनाडु की 234 में 155 सीटों पर कब्जा जमाया। इस तरह 10 साल बाद डीएमके प्रदेश की सत्ता में लौटने में कामयाब रही, जबकि पिछली बार डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन 97 सीटों पर ही सिमट गया। यानी इस चुनाव में उसे 58 सीटों का फायदा हुआ, जबकि इस चुनाव में एआईएडीएमके के गठबंधन को 58 सीटों का तगड़ा नुकसान हुआ और उसके हिस्से सिर्फ 79 सीटें ही आई, क्योंकि अंतिम नतीजे आने तक इन आंकड़ों में मामूली फेरबदल हो सकता है। सौभाग्य की एक बात यह कि तमिलनाडु में सत्ता के साथ ही डीएमके को महामारी से निपटने की चुनौती भी मिली है, जहां नए मरीजों की संख्या और मौतों के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। लेकिन इस साल तक सत्ता से बाहर रहने की बेसब्री में डीएमके के समर्थक चुनाव आयोग का आदेश और महामारी, इस बात में दोनों भूल गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना पर सियासत तेज हो गई। यूपी में कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना पर सियासी घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार को निशाने पर ले लिया। बूथ पे हजारों की संख्या में भीड़ है। ये भीड़ अपने गांव-गांव कोरोना लेके जाएगी। गांव-गांव में कोरोना के संक्रमण होंगे, इसकी क्या जिम्मेदारी सरकार लेगी? वहीं बीजेपी ने यूपी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई। ये ट्रेन 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से भरे 6 टैंकर लेकर दिल्ली के तुगलकाबाद पहुंची। ओडिशा सरकार ने राज्य के पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित किया, जिसके तहत उन्हें 2 लाख का मेडिकल बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। लता मंगेशकर ने कोरोना से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मदद के तौर पर 7 लाख रुपए दिए। दिल्ली के अशोक विहार में पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 मकानों के अंदर से 3 कोरोना पीड़ितों के शव बाहर निकाले गए। इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने बदबू फैलने पर पुलिस को इसकी सूचना दी।
जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस को 2 अलग अलग मकानों से कोरोना की चपेट में आए 3 लोगों के शव बरामद हुए। पहले मकान के मेन गेट को एक हथौड़े की मदद से काफी मशक्कत के बाद खोला गया। वही अंदर जाएगा। उस मकान में 2 शव मिले, जिन्हें पीपीई किट पहने कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें वहां से अस्पताल के लिए रवाना किया। इसी मकान में एक महिला भी मिली, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि इस महामारी ने लोगों के साथ साथ इंसानियत का भी दम घुटना शुरू कर दिया। बताया गया कि लखनऊ में बुजुर्ग और दिव्यांग पति पत्नी अपने बेटे के साथ कोरोना की चपेट में आकर घर में बंद। इस बात की जानकारी पड़ोसियों को भी नहीं, क्योंकि घर के बाहर लखनऊ नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग ने कोई नोटिस नहीं लगाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने उत्तर बंगाल क्षेत्र की सीटों पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां उसे विधानसभा की कुल 54 में आधी यानी 27 सीटों पर जीत उसने दर्ज की, जबकि उत्तर बंगाल में टीएमसी को 26 सीटों पर जीत मिली। वहां गोरखा, मथुआ और राजवंशी समुदाय के वोटरों का समर्थन बीजेपी को मिलने की उम्मीद सही साबित, और इस इलाके में बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान राजवंशी समुदाय का रहा, जिसके दबदबे वाली 21 में 13 सीटें पार्टी ने जीती, जबकि इसी इलाके में जिन 18 सीटों पर मथुआ समुदाय का दबदबा माना जाता है, उनमें 12 सीटों पर बीजेपी ही कामयाब। वहीं दक्षिण बंगाल की 238 में बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा और वो 51 सीटें ही हासिल कर पाए। वहां टीएमसी छोड़कर आए नेताओं पर दांव लगाना भी बेकार रहा, क्योंकि जो 18 बागी नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, उनमें सिर्फ 5 को जीत। वैसे दक्षिण बंगाल में बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में पहली बार पैठ बनाई और वहां पार्टी ने जो 51 सीटें जीती, उनमें 25 ग्रामीण इलाकों की ही हैं। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की यूथ लीग की 10वीं कांग्रेस का समापन बड़ी ही शान शौकत के साथ किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिन किम जोंग उन के बिना उत्तर कोरिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता, वो इस समारोह में शामिल ही नहीं। और कार्यक्रम की सामने आई तस्वीरों में वहां उत्तर कोरिया के कई अधिकारी तो मौजूद दिखे, लेकिन किम जोंग उन कहीं नजर नहीं आए। हालांकि उनकी गैर हाजिरी के बावजूद समारोह की भव्यता में कोई कमी देखने को नहीं मिली। यूथ लीग की कांग्रेस जब खत्म होने के करीब आई तो उसे यादगार बनाने के लिए परेड निकाली गई, जिसमें यूथ लीग के हजारों युवाओं की गजब की परफॉर्मेंस ने जान फूंक दी। युवाओं ने ग्रुप बनाकर ऐसी शानदार आकृतियां बनाई कि समारोह में शामिल हुआ हर शख्स बस देखता ही रह गया। लेकिन इसके बाद जो जबरदस्त आतिशबाजी और नाच गाना हुआ, उसने तो कार्यक्रम में 4 चांद ही लगा दिए। समारोह यहां भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर अंधेरा कर दिया गया और यूथ लीग के हजारों सदस्यों की मशालों से ही पूरा नजारा जगमगा उठा। शानदार लाइट शो की रंग बिरंगी चमक ने राजधानी प्योंगयांग को दूर दूर तक रोशन कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि उत्तर कोरिया और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों में यूथ लीग को ही सेना और वहां की सत्ता में हिस्सेदार बनने की सीढ़ी माना जाता है। ऐसे में उत्तर कोरिया की यूथ लीग की परेड में किम जोंग उनकी गैर मौजूदगी पर हैरानी जताई जाने लगी, तो उनकी यूथ लीग के कार्यकर्ताओं के साथ फोटो जारी की गई। उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी को फोन किया और विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने कोरोना के इलाज के लिए लखनऊ जाने से इनकार कर दिया। आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं और एक दिन पहले ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप में केस दर्ज किया गया। हरियाणा की अंबाला पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर अंबाला में एक महापंचायत की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर एक कंटेनर में भीषण आग लग गई। इस खतरनाक आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारी झुलस गए। साथ ही एक पुलिस वाला भी इस हादसे में घायल हो गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया और कोरोना खतरे पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। ऑक्सीजन के लिए एक प्लांट यहाँ हमारे पार्लियामेंट की सहायता से लगाया जा रहा है। न्यूजीलैंड और फिलीपींस के दूतावास की मदद करने का वीडियो जारी कर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया। यूथ कांग्रेस ने इन दूतावासों की तरफ से मदद मांगे जाने का दावा करते हुए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए और इसका वीडियो भी जारी कर दिया।
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। इस वीडियो में कांग्रेस की टीम न्यूजीलैंड उच्चायोग में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाती नजर आई। इससे पहले न्यूजीलैंड उच्चायोग की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को टैग कर उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद मांगी गई। हालांकि बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही यूथ कांग्रेस की टीम वहां सिलेंडर लेकर पहुंच गई। इस मदद को न्यूजीलैंड उच्चायोग की तरफ से मंजूर भी कर लिया गया। इसी के साथ कांग्रेस ने फिलीपींस के दूतावास में ऑक्सीजन पहुंचाने का वीडियो भी पोस्ट किया, लेकिन मदद के इस वीडियो पर कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरना शुरू कर दिया। जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दावा किया कि फिलीपींस के दूतावास में न तो कोई कोरोना मरीज था और न ही किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी। यही नहीं, उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। विदेश मंत्रालय ने विदेशी दूतावासों को भी नसीहत दी और मुश्किल वक्त में जरूरी चीजों को इकट्ठा न करने के निर्देश दिए। बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मैदान में उतरे और कांग्रेस पर कई सवाल दाग दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि यूथ कांग्रेस ने विदेशी दूतावासों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर दिल्ली और देश में ऑक्सीजन की किल्लत के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने तो कांग्रेस पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप भी जड़ दिया। अफगानिस्तान के पुले अलम में हुए आत्मघाती हमले में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 से ज्यादा लोग मारे घायल हो गए। हमलावर ने वहां के गेस्ट हाउस को निशाना बनाते हुए उसे बम से उड़ा दिया, जिससे पुले अलम शहर का एक बड़ा इलाका थर्रा उठा। धमाके की वजह से उस गेस्ट हाउस की इमारत जमींदोज हो गई और उसका मलबा दूर तक बिखर गया। इस मलबे में मरने वालों की कुछ निशानियां भी थी। धमाके के बाद की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग मलबे को हटाते दिखे, जबकि कुछ लोग शवों को एम्बुलेंस से उतारकर एक कमरे में रखते नजर आए। धमाके की जद में गेस्ट हाउस के पास की कुछ दुकानें भी आ गईं। हमले के कुछ देर बाद की जो तस्वीर सामने आई, उसमें कुछ लोग घायलों को वहां के एक अस्पताल में भर्ती करवाते दिखे। सौभाग्य की एक बात यह कि आत्मघाती हमला अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो की फौज के लौटने की तारीख से एक दिन पहले हुआ। इस हमले के लिए अफगानिस्तान की सरकार तालिबान को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन न तो तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली और न ही यह साफ हुआ कि आत्मघाती हमले की वजह क्या है। केरल की सत्ता में दोबारा वापसी कर पिनरई विजयन की अगुवाई वाले गठबंधन एलडीएफ ने नया रिकॉर्ड बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक ही गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। इससे पहले 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में लेफ्ट के गठबंधन एलडीएफ ने सरकार बनाई, लेकिन इसके बाद हुए 6 विधानसभा चुनाव में कोई भी गठबंधन सत्ता में वापसी नहीं कर पाया। यानी केरल में सत्ता विरोधी लहर कुछ ऐसी थी कि अगर एक बार एलडीएफ को सत्ता मिली तो अगली बार जनता ने यूडीएफ को मौका दिया। इसी तरह अगर यूडीएफ ने सरकार बनाई तो अगली बार एलडीएफ सत्ता में। लेकिन 40 साल के बाद यह रिकॉर्ड टूट गया और पिनरई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंका कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाले ने बीच सड़क पर हवाई फायरिंग कर दी। बताया गया कि एक मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी में बैठे 2 पुलिस वालों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं दिया, जिसके बाद काफी देर तक तीनों के बीच बहसबाजी हुई। और गुस्साए पुलिस वाले मोटरसाइकिल सवार को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। जब ऐसा करने में उन्हें मुश्किल हुई तो उनमें एक ने हवा में 2 बार फायरिंग कर दी। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 3 मिनट के ब्रेक के बाद फ्रंटलाइन वर्कर होने